ये कितना प्रश्न है जी? चलिए अब वही रटने वाला सब प्रश्न होगा, देख लेते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इथीन जो है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इथीन जो है एथेनॉल का निर्माण करता है। किसका? एथेनॉल का। एथीन एथेनॉल का निर्माण करता है। एथेनॉल को यानी इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल किण्वन के दौरान कौन गैस मुक्त होता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड। किण्वन को अनोक्सी श्वसन भी कह सकते हैं आप। अनोक्सी श्वसन जो पढ़े थे आप बायोलॉजी में, वही फर्मेंटेशन है, वही फर्मेंटेशन है। एथेनॉल के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एथेनॉल एक रंगहीन द्रव है, बिल्कुल, लेकिन एथेनॉल यानी अल्कोहल जल में घुलता है। अल्कोहल जल में घुलता है जी, तो ये कथन गलत है कि ये जल में अविलय है। अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन फिर भी यह जल में घुलनशील है, यह अत्यंत ज्वलनशील है, बिल्कुल सही है। नीली ज्वाला के रूप में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड जल प्रदान करता है, सही है। 1 2 1 3 4 1 3 4 अल्कोहल जल में विलय होता है। अल्कोहल जल में विलय होता है। अल्कोहलिक पेय पदार्थ में कौन सा अल्कोहल? पेय पदार्थ में केवल किस अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है? इथाइल अल्कोहल का, क्योंकि अल्कोहल के श्रेणी में केवल इथाइल अल्कोहल ही है जो नशीला है परंतु जहरीला नहीं है। बाकी सारे अल्कोहल जहरीले हैं नशीले के साथ साथ। ग्रेन अल्कोहल, अन्न अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल यानी अनाजों के किण्वन के फलस्वरूप कौन अल्कोहल तैयार होता है? इथाइल अल्कोहल। अनाज जैसे कि गेहूं हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, ज्वार हो गया, इन सब के फर्मेंटेशन के उपरांत इथाइल अल्कोहल बनता, ठीक है। हाँ, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल के सेवन से मानव के लीवर सिरोसिस हो जाता है। लीवर सिरोसिस हो जाता है। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल के सेवन से लीवर सिरोसिस हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अधिक मात्रा में तब होगा, कम में काहे होगा जी? इथाइल अल्कोहल में जब मेथेनॉल, पिरिडीन और कॉपर सल्फेट जैसे विषाक्त पदार्थ मिला देते हैं, तब इसे कहते हैं विकृतीकृत अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल। विकृतीकृत यानी कि डीनेचर्ड। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, इथाइल अल्कोहल नशीला है परंतु जहरीला नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल शराब बनाने में होता है। और इथाइल अल्कोहल के कई इंडस्ट्रियल यूज भी है, इसीलिए इंडस्ट्री में अगर इथाइल अल्कोहल तैयार होता है तो उसमें तुरंत जहरीला पदार्थ मिला देता है ताकि उसको उपयोग ना हो सके, उसे मानव दुरुपयोग ना कर सके। इथाइल अल्कोहल नशीला होता है परंतु जहरीला नहीं होता है, इसलिए इससे शराब बनाए जाते हैं और इसलिए इसका दुरुपयोग होने की बहुत संभावना रहती है। लेकिन इथाइल अल्कोहल का उपयोग सिर्फ शराब बनाने में नहीं, कई औद्योगिक इस्तेमाल में किया जाता है। इसलिए उद्योगों में जैसे ही इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है तो डर बना रहता है कि कहीं कर्मचारी पी के टुल ना हो जाए, तो बनते ही उसमें तुरंत विषाक्त पदार्थ मिला दिया जाता है। विषाक्त पदार्थ मिलाते ही इथाइल अल्कोहल केवल इंडस्ट्रियल यूज के लिए रह जाते हैं, मानव उपयोग के लिए नहीं रह जाते हैं। तो विकृतीकृत अल्कोहल, जब इथाइल अल्कोहल को जहरीले पदार्थ या विषाक्त पदार्थ मिलाकर मानव उपयोग हेतु निषेध कर दिया जाता है, वे केवल औद्योगिक उपयोग के लिए ही रह जाते हैं, तब उसे ही विकृतीकृत अल्कोहल कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, और यहाँ पर आप देखिएगा कि मेथेनॉल जहरीला होता है, पिरिडीन भी क्या होता है? जहरीला होता है, और कॉपर सल्फेट तो जहरीला होता ही होता है। आप पढ़े होंगे, इसका उपयोग शैवालों को नष्ट करने में किया जाता है।
अल्कोहल को विकृतीकृत करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? इसके पीने के दुरुपयोग को रोकने के लिए, इसके पीने के दुरुपयोग को रोकने के लिए ही इसे विकृतीकृत किया जाता है। विकृतीकृत स्पिरिट मुख्यतः किस काम में आती है? वार्निश बनाने में, विलायक के रूप में, वार्निश बनाने में विलायक के रूप में। वार्निश समझते हैं ना, पेंट करने से पहले उसमें मिलाया जाता है, ठीक है। पेंट सब जो किया जाता है ना, तो पेंट मोटा है या इच्छा के अनुसार उसमें विस्कोसिटी लाने के लिए, सैंता के लाने के लिए एक लिक्विड मिलाया जाता है वाइट टाइप का, उसे ही क्या कहते हैं? वार्निश कहते हैं। और उसके बाद विलायक यानी किसी पदार्थ को घोलने में। पेंट सब जो होता है घरों का, दरवाजों का, तो कभी कभी जो है कारीगर को पेंट में उचित श्यानता नहीं मिलती है, उचित विस्कोसिटी नहीं होता है, तो वार्निश मिलाकर ही उसमें विस्कोसिटी के गुण को बढ़ाया घटाया जाता है। या कभी कभी पेंट मारने से पहले वार्निश से एक बार जो है पेंट कर दिया जाता है ताकि पकड़ क्या हो, अच्छी बने। नेक्स्ट, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है? 95% इथाइल अल्कोहल, 5% जल के मिश्रण को क्या कहते हैं? रेक्टिफाइड अल्कोहल कहते हैं। 95% इथाइल अल्कोहल और 5% अल्कोहल को रेक्टिफाइड अल्कोहल कहते हैं। परिशुद्ध अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% इथाइल अल्कोहल, 100% इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को सामान्य अल्कोहल भी कहते हैं। जैसे हम डेली लाइफ में जब अल्कोहल शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका तात्पर्य किस अल्कोहल से होता है? इथाइल अल्कोहल से होता है, ठीक है ना। जब हम अपने दैनिक जीवनों में अल्कोहल शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका तात्पर्य इथाइल अल्कोहल से ही होता है। इथाइल अल्कोहल को सामान्य अल्कोहल कहा जाता है, सामान्य अल्कोहल कहा जाता है। दाढ़ी बनवाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है उससे चेहरे पर ठंडक महसूस होती है। इस घोल में यह गुण किस यौगिक के इथाइल अल्कोहल, किसकी उपस्थिति कारण इथाइल अल्कोहल तुरंत ही वाष्पीकृत हो जाते हैं जिससे चेहरे पर ठंडक उत्पन्न होती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल। फलों के, अनाजों के किण्वन के फलस्वरूप अंत में कौन अल्कोहल तैयार होता है? इथाइल अल्कोहल तैयार होता है। टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन, आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन क्या कहलाता है? टिंचर आयोडीन। यानी कि आयोडीन और इथाइल अल्कोहल के मिश्रण को क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन कहते हैं। इथाइल अल्कोहल और आयोडीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन। और इसका इस्तेमाल किस रूप में होता है? एंटीसेप्टिक के तौर पर होता है। किस रूप में होता है? एंटीसेप्टिक के तौर पर होता है, एंटीसेप्टिक। हालांकि अब बिल्कुल इसका उपयोग बंद हो गया है क्योंकि आप जानते हैं इथाइल अल्कोहल में बदबू होती है। अल्कोहल में क्या होती है? बदबू होती है। आप कभी महसूस भी किए होंगे। तो टिंचर आयोडीन एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल होता था व्यापक तौर पर, लेकिन जैसे ही डिटॉल, सेवलॉन जैसे एंटीसेप्टिक आ गए हैं जिसमें सुगंध होती है तो फिर इनका उपयोग पूरी तरह से क्या हो गया है? बंद हो गया है। हालांकि जितने भी एंटीसेप्टिक होते हैं, जैसे दो ब्रांड का काफ़ी ज़्यादा चलन है, एक डिटॉल का और एक दूसरा सेवलॉन का, तो उन एंटीसेप्टिक में आयोडीन की उपस्थिति रहती ही रहती है। निम्नलिखित में किसका वुड स्पिरिट या वुड अल्कोहल भी कहा जाता है? ये कहा जाता है मेथिल अल्कोहल का। किसको? मेथिल अल्कोहल। लकड़ी, वुड का हिंदी क्या हो गया? लकड़ी। लकड़ी, लकड़ी का भंजन आसवन से पहले बनाया जाता था। किसको? लकड़ी का भंजन आसवन। भंजन आसवन समझते हैं ना? अंग्रेजी में कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जब किसी पदार्थ को वायु की अनुपस्थिति या वायु की सीमित मात्रा में बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो यही प्रक्रिया भंजन आसवन कहलाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। तो पहले के समय में, अभी वर्तमान में तो नहीं, पहले मेथिल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल का निर्माण लकड़ी के भंजन आसवन के द्वारा ही किया जाता था, जिसके कारण मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट या वुड अल्कोहल कहा जाता है।
तो मेथिल अल्कोहल को या मिथाइल अल्कोहल को या आईपीए के नेम है मेथेनॉल, आईपीए के नेम है मेथेनॉल को वुड स्पिरिट इसलिए कहते हैं कि पहले इसका निर्माण लकड़ी के भंजन आसमन से किया जाता था, लेकिन वर्तमान में नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में किस अल्कोहल को बहुत कम मात्रा में लिया जाए तो गंभीर विषाक्तन के साथ साथ अंधेपन का कारण बन जाता है? यह है आपका मेथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल, CH3OH, मेथेनॉल, मेथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। मेथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल की खास बात है कि यह देखने में इथाइल अल्कोहल की तरह लगता है, सुगंध इसका इथाइल अल्कोहल की तरह ही होता है। यानी कि एक सामान्य व्यक्ति मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में अंतर नहीं कर पाएगा, रंग और सुगंध दोनों का समान होता है। इसलिए कभी कभी जो है शराब बनाने में इथाइल के जगह क्या मिल जाता है? मिथाइल मिल जाता है। अब देखे होंगे कि बहुत छोटे छोटे शराब के अड्डे पर शराब बन रहा है। अब उस सबको तो जानकारी है नहीं, उसमें तो कोई केमिस्ट है नहीं कि पहचान करेगा लैब में। तो कभी कभी जो है बाहर से वो सब अल्कोहल यानी कि स्पिरिट खरीद कर ले आते हैं, तो उसको कभी कभी इथाइल की जगह मिथाइल थमा दिया जाता है। उसको देख लिया, हाँ है, सूंघ लीजिए, हाँ, लेकर चला गया। अब बाद में वो इतना जहरीला होता है कि हल्का सा भी लेने पर बच भी गया तो आँख की रोशनी चली जाती। तो मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल में धोखा कभी कभी इसलिए हो जाता है कि दोनों कलरलेस होता है, दोनों का सुगंध समान होता है, लेकिन एक नशीला है, दूसरा बहुत ज़्यादा जहरीला है। एंटीफ्रीज एक मिश्रण है मिथाइल अल्कोहल और जल के मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? एंटीफ्रीज कहा जाता है। ये जिसमें डाल दीजिएगा वह फिर जमेगा नहीं, ठीक है ना। एंटीफ्रीज मिश्रण मिथाइल अल्कोहल और जल के मिश्रण को कहते हैं। यह किसी भी चीज में डाल देने पर उसको जमने से क्या कर देता है? रोकता है। हालांकि अब जानते हैं कि यह बहुत ही ज़्यादा विषाक्त पदार्थ है मिथाइल अल्कोहल, तो ऐसे पदार्थ को जमने से रोकने के लिए ये इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं जो मानव के उपयोग के हैं। इथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय घोल से कराने पर क्या बनता है? इथिलीन ग्लाइकोल बनता है। इथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने पर क्या बनता है? इथिलीन ग्लाइकोल। और इथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय घोल से, ठीक है ना, पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय घोल से कराने पर इथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय घोल से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं। इथिलीन C2H4 इथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय घोल से कराने पर इथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय घोल से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय घोल से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं। शीत प्रधान देश यानी कि जहां पर बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ती है, शीत प्रधान देश में ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में एंटीफ्रीज के रूप में निम्नलिखित का इस्तेमाल किया जाता है। तो जल और इथिलीन ग्लाइकोल का, ठीक है ना। यानी कि जल और इथिलीन ग्लाइकोल का भी मिश्रण एंटीफ्रीज होता है। मिथाइल अल्कोहल और जल का भी मिश्रण एंटीफ्रीज होता है। क्लियर? मिथाइल अल्कोहल और जल का भी मिश्रण एंटीफ्रीज होता है और इथिलीन ग्लाइकोल और जल का मिश्रण भी क्या होता है? एंटीफ्रीज। एंटीफ्रीज का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जमेगा नहीं चाहे माइनस में ही टेम्परेचर क्यों ना चला जाए। फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसे फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम है क्या? मेथेनॉल, ठीक है ना, मेथेनॉल, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड का आईयूपीएक नाम मेथेनॉल और ये एल्डिहाइड समूह का प्रथम यौगिक है। फॉर्मल्डिहाइड का 35 से 40% जलीय विलयन को क्या कहते हैं? फॉर्मेलिन है। और मार्केट में यह आपको इसी रूप में मिलेगा। यानी आप फॉर्मल्डिहाइड खरीदने जाइएगा मार्केट में तो आपको क्या मिलेगा? फॉर्मेलिन, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड कितना
35 से 40%। ठीक है, लाश को सुरक्षित रखने के लिए उसको फॉर्मल्डिहाइड से लेप लगाकर रखा जाता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति या किसी भी जंतु के शव को अगर सुरक्षित रखना है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? फॉर्मेलिन का। लेकिन खाने योग्य पदार्थ का फॉर्मेलिन से सुरक्षित नहीं रखा जाता है। हाल फिलहाल में बिहार में मछली का बहुत ज़्यादा आवक आंध्र प्रदेश से होती है। आंध्र प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ आती है। एक बार हल्ला हुआ था कि वहाँ से जो मछलियाँ भेजा जा रहा है फॉर्मेलिन मिलाकर ही भेजा जा रहा है ताकि लंबे समय तक वो क्या रहे? सुरक्षित रहे। ठीक है ना, याद होगा, बहुत हो हल्ला हो गया था। तो फॉर्मेलिन प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये जहरीले होते हैं, इसीलिए शवों को सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मेलिन का इस्तेमाल किया जाता है। बर्फ चूंकि महंगा हो जाएगा और तुरंत गल जाएगा, तो सबसे बेहतर विकल्प होता है शव का सुरक्षित रखने के लिए कि उसे फॉर्मेलिन का लेप लगाकर रख दीजिए। मछली में भी मछली को भी ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मेलिन में रखा जाता था, लेकिन कोई भी मानव योग खाद्य पदार्थ को फॉर्मेलिन में सुरक्षित नहीं रखनी चाहिए, या रखनी ही चाहिए तो केमिस्ट के निर्देश में रखनी चाहिए कि क्या स्थिति में रखा जाए। सिल्वर अथवा आयरन ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में 873 से लेकर 923 केल्विन पर मेथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? मेथेनॉल प्राप्त होता है। मेथेनॉल ये अल्कोहल है CH3OH, और ये मेथेनॉल ये आपका एल्डिहाइड है HCHO। तो सिल्वर अथवा आयरन ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथेनॉल को 873 से 923 केल्विन पर ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करने का। अगर मेथेनॉल का ऑक्सीकरण करेंगे, ठीक है, और आप या तो सिल्वर दे दीजिए या मोलिब्डेनम दे दीजिए आयरन ऑक्साइड 873 से 923 केल्विन, तो आपको बनकर HCHO बनेगा और क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो मेथाइल अल्कोहल या मेथेनॉल का ऑक्सीकरण करेंगे ये सब उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमें क्या बनकर तैयार होगा? मेथेनॉल बनकर तैयार होगा। नेक्स्ट, मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन किससे बनाए जाते हैं? फॉर्मल्डिहाइड तथा अमोनिया से बनाया जाता है। क्लियर? फॉर्मल्डिहाइड तथा अमोनिया के आपस में अभिक्रिया से यूरोट्रोपिन नामक औषधि बनाई जाती है, जिससे मूत्र रोगों का इलाज किया जाता है, गठिया रोगों का भी इलाज किया जाता है, और कई दवाई बनाने में ये काम आते हैं। यूरोट्रोपिन का रासायनिक नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीन टेट्रा का मतलब क्या? 4। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, यही है यूरोट्रोपिन का रासायनिक नाम, जो फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया के बीच की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। नेक्स्ट, क्यूमीन के द्वारा एसीटोन को तैयार किया जाता है। CH2COCH2। एसीटोन कीटोन श्रेणी का पहला यौगिक है। एसीटोन कीटोन श्रेणी का नहीं, कीटोन का यानी कि कीटोन को ही कहते हैं। तो एसीटोन कीटोन ग्रुप का ही कंपाउंड है, जिसको क्यूमीन के द्वारा बनाया जाता है। नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? एसीटोन का इस्तेमाल किया जाता है। नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पर एसीटोन का ही इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहा जाता है। बिल्कुल सही है। एथेनोइक अम्ल यानी कि CH3CEOH, ये है आपका नोइक। COH को कौन सा फंक्शनल ग्रुप?
COH का फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल के विलयन को सिरका कहा जाता है, ये भी सही है, दोनों कथन सही है। सिरका का भी इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव के तौर पर किया जाता है, सलाद के साथ खाने में भी किया जाता है। सिरका खाए हैं? नहीं खाए हैं? बहुत लोग बड़ी चाव से खाते हैं। एक बार हमको भी मौका मिला खाने का, बड़ी गड़बड़ सरबर लगा। ठीक है। 148 अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? यानी कि कोई भी OH ग्रुप वाला और COH ग्रुप वाला आपस में अभिक्रिया करके जो कंपाउंड बनाएगा उसे क्या कहेंगे? एस्टर कहेंगे। एस्टर का सबसे बड़ा इस्तेमाल पॉलिस्टर बनाने में होता है। क्या बनाने में? पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो कपड़ों के विकल्प है, तो एस्टर पॉलिस्टर बनाने में, और कई एस्टर के कंपाउंड काफ़ी सुगंधित होता है, तो परफ्यूम बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कंपाउंड आपस में अभिक्रिया करके जो कंपाउंड बनाएगा उसे क्या कहेंगे? एस्टर कहेंगे। एस्टर का इस्तेमाल पॉलिस्टर बनाने में किया जाता है। पॉलिस्टर का नाम सुने होंगे। तो पॉलिस्टर एस्टर का बहुलक है, और एस्टर किसी भी अल्कोहलिक और कार्बोक्सिलिक एसिड युक्त कंपाउंड के आपसी अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। एस्टर काफ़ी सुगंधित होते हैं, सुगंधित, जिसके कारण एस्टर के कुछ कंपाउंड का इस्तेमाल परफ्यूम बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? परफ्यूम बनाने में किया जाता है, परफ्यूम बनाने में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक सही है? फॉर्मल्डिहाइड एक कलरलेस गैस है, बिल्कुल रंगहीन गैस है फॉर्मल। एसीटोन रंगहीन एवं वाष्पशील है, बिल्कुल सही। एथेनोइक अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल गंधहीन है, गलत। सिरका में एक खास प्रकार की खुशबू होती, खुशबू नहीं बदबू होती है, ठीक है। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल में गंध होता है। एसिटिक अम्ल गंधहीन नहीं होते हैं, एसिटिक अम्ल में गंध होता है। इसीलिए सिरका जो एसिटिक अम्ल या जिसका आईपीए का नाम एथेनोइक अम्ल है उससे बनाए जाते हैं, उसमें भी गंध होते हैं। तो सही नहीं है, तो सी सही नहीं है। एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल एक गंध युक्त द्रव है, एक गंध युक्त द्रव है। पायरोलिग्नियस अम्ल का अवयव क्या है? पायरोलिग्नियस अम्ल का ये तीनों अवयव है। पायरोलिग्नियस अम्ल ये भी बनता है दोस्तों लकड़ी के भंजन आसवन। भंजन आसवन समझ गए? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जब किसी पदार्थ को वायु की अनुपस्थिति या वायु की सीमित मात्रा में गर्म करते हैं तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? और लकड़ी के भंजन आसवन से हमें एसिटिक अम्ल, मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन तीनों प्राप्त होता है। पायरोलिग्नियस अम्ल में मिथाइल अल्कोहल की मात्रा 2 से 4% होती है, एसीटोन की मात्रा 0.5% होती है, एसिटिक अम्ल की मात्रा 9 से 10% होती है, शेष मात्रा जल की होती है। पायरोलिग्नियस अम्ल का अवयव एसिटिक अम्ल भी है, मिथाइल अल्कोहल भी है, एसीटोन भी है। पायरोलिग्नियस अम्ल की प्राप्ति लकड़ी के भंजन आसवन से होता है, जिनमें एसिटिक अम्ल 9 से 10%, मिथाइल अल्कोहल 2 से 4%, एसीटोन 0.5% होता है। नेक्स्ट, कास्ट का मतलब लकड़ी से प्राप्त, लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है 10%, एसिटिक अम्ल 2 से 4%, मिथाइल अल्कोहल और 0.5% एसीटोन, 0.5% एसीटोन। उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे एस्टेरिक, पामेटिक, बताइए क्या होगा? ये तो एकदम जैसे ही देख लीजिए, देखिए साबुन का क्वेश्चन कितना तरीके से पूछा है। हमने बहुत मेहनत किया कि साबुन को भिन्न भिन्न एग्जाम कैसे कैसे पूछा है। सारा साबुन का प्रश्न एक जगह है। अब देखिएगा कैसे बदलाव होते हैं प्रश्न में।
तो उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल, सबसे पहले ये तो एस्टेरिक आएगा, पोमेटिक आएगा, ओलेइक आएगा, तो समझिए साबुन ही बनेगा। अब बेंजीन सल्फोनिक आएगा तो क्या बनेगा? अपमार्जक बनेगा, अपमार्जक बनेगा। तो उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे एस्टेरिक अम्ल, पामेटिक अम्ल, ओलेइक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। साबुन में सबसे बड़ी बात, जैसे ही आप एस्टेरिक देखे, पामेटिक देखे, ओलेइक देखे, आप समझ जाइए कुछ भी हो जाए साबुन बनेगा। अब देखिए फिर दूसरे वही क्वेश्चन, इसका भी आंसर क्या? ओलिक, एस्टेरिक एवं पामेटिक अम्ल जैसे उच्च वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। ध्यान दीजिए यहां पर क्या दे दिया? उच्च वसा अम्ल। पहले सवाल में देखिए उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो साबुन के प्रश्न कई तरह से पूछे जाते हैं, लेकिन याद रखना है पामेटिक अम्ल है, एस्टेरिक अम्ल है, ओलेइक अम्ल है, तो निश्चित तौर पर किसका निर्माण होगा? साबुन का निर्माण होगा। क्लियर है? देखिए कह रहे कि उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे एस्टेरिक अम्ल, पामेटिक अम्ल, ओलेइक अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। अब यहाँ पर दूसरे एग्जाम में पूछा हुआ ये प्रश्न है, उसमें प्रकृति बदल गई है। ओलिक, एस्टेरिक एवं पामेटिक अम्ल जैसे उच्च वसा अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण को क्या कहेंगे? साबुन। अब देखिए हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट यहाँ पर क्या है? सल्फेट है, तो क्या बनेगा? अपमार्जक बनेगा। बेंजील सल्फोनिक, बेंजीन सल्फेट आ गया तो डिटर्जेंट बनेगा। ओलिक, एस्टेरिक, पामेटिक आ गया तो साबुन बनेगा। लंबी श्रृंखला वाले देखिए क्या है? क्या बनेगा? अपमार्जक बनेगा, अपमार्जक बनेगा। साबुन के संबंध में निम्न में कौन एक सही नहीं है? ये लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड का सोडियम लवण है, सही है। फैटी एसिड का सोडियम लवण है, सही है। ठीक है ना? अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण होगा। सल्फोनिक सल्फेट अपमार्जक, ठीक है ना? वसा अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, पामेटिक, ओलिक, एस्टेरिक अम्ल साबुन। क्लियर? सल्फोनिक सल्फेट, बेंजीन सल्फोनिक, बेंजीन सल्फेट अपमार्जक बनकर तैयार होगा। ओलिक, एस्टेरिक, पामेटिक साबुन, कार्बोक्सिलिक अम्ल साबुन, वसा अम्ल साबुन, फैटी एसिड साबुन। साबुन पाया बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बिल्कुल साबुन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, क्योंकि साबुन का अवयव जो है ओलिक, एस्टेरिक या तो जंतु के वसा से प्राप्त होते हैं या तो पौधे के वसा से प्राप्त होते हैं, और जंतु वसा से प्राप्त कोई भी पदार्थ बायोडिग्रेडेबल होगा, यानी कि वो सड़ गल के मिट्टी में मिल जाएगा। साबुन में निर्मल शोधन की क्रिया होती है, बिल्कुल। निर्मल का मतलब साबुन जो है कठोर जल में तेज सफाई नहीं कर सकता। साबुन मृदु कठोर दोनों प्रकार के जल में सफाई के लिए उपयुक्त होता है, बिल्कुल गलत है। साबुन केवल मृदु जल में उपयोगी होते हैं, कठोर जल में साबुन झाग देता नहीं है। तो कठोर जल में साबुन उपयोगी नहीं है, साबुन उपयोगी है केवल मृदु जल में, केवल मृदु जल में। साबुन मृदु जल में सफाई के लिए उपयुक्त है, उपयुक्त होगा यहाँ पर, उपयुक्त होता सही है। अपमार्जक मृदु एवं कठोर दोनों प्रकार के जल में, बिल्कुल अपमार्जक दोनों जल में झाग देता है, जबकि साबुन केवल और केवल हाँ दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। जब साबुन अपमार्जक अणु जल में घुल जाते हैं, जब साबुन अथवा अपमार्जक अणु जल में घुल जाते हैं तो इनके अणु परस्पर एकत्र होकर गुच्छे बनाते हैं। इस गुच्छे को क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। जब साबुन अथवा अपमार्जक अणु जल में घुल जाते हैं तो इसके अणु परस्पर एकत्रित होकर गुच्छों का रूप धारण कर लेते हैं, इसे क्या कहा जाता है? मिसेल। अब बताइए ओलेइक, एस्टेरिक, पामेटिक क्या है? वसा अम्ल है। क्या है? वसा अम्ल है, वसा अम्ल है। अच्छे साबुन निम्नलिखित में क्या विशेषता होना चाहिए? इसमें मुक्त क्षार उपस्थित नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। या अल्कोहल में विलय होनी चाहिए, हाँ। इसमें नमी की उपस्थिति 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। इनमें सभी गुण एक अच्छे साबुन में होनी
चाहिए। अच्छा साबुन हाथ से फिसलनी नहीं चाहिए, ये भी एक गुण होनी चाहिए, ठीक है ना? क्या जी? साबुन साबुन कठोर जल में सफाई हेतु उपयुक्त नहीं होता है। साबुन कठोर जल में सफाई हेतु उपयुक्त नहीं होता है। साबुन कठोर जल में नहीं घुलता है। साबुन कठोर जल में सफाई हेतु उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि साबुन कठोर जल में नहीं घुलता, बिल्कुल सही है। साबुन कठोर जल में शीघ्रता से नष्ट हो जाता, सही है। साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण से ये सही है, ये दोनों सही नहीं है। साबुन कठोर जल में सफाई हेतु उपयुक्त इसलिए नहीं होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? अपक्षेप बनाता है। अपक्षेप समझ रहे हैं ना? एक रिएक्शन पर आए होंगे चौथा चैप्टर में, अपक्षेपण अभिक्रिया, प्रिसिपिएट रिएक्शन। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता कौन है? बेंजीन। एलिफेटिक का मेथेन, एरोमेटिक का बेंजीन। एरोमेटिक का बेंजीन। गैमेक्सेन का नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन C6H5 बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ये कीटाणुनाशक है, ठीक है ना? कीटाणु मतलब समझते हैं ना? हाँ, कीटाणु मतलब आंख से दिखेगा, एक होता है सूक्ष्म जीव जो आंखों से दिखेगा नहीं। तो जब हम कहते हैं कीटाणुनाशक तो वो बड़े बड़े कीड़े सबको मारेगा। जब कहते हैं ये एंटीसेप्टिव है तो वो कीटाणुनाशक नहीं है, वो सूक्ष्म जीव को मारेगा। गैमेक्सिन क्या है दोस्तों? कीटाणुनाशक, यानी कि आर्थ्रोपोडा समुदाय के कीट सबको मारने वाला। कार्बोलिक अम्ल फिनॉल को कहा जाता है, किसको? हाँ, H2CO3 को कार्बोलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बोलिक अम्ल। H2CO3 को कार्बोलिक अम्ल कहते हैं, जो ठंडा पेप्सी कोला समय मिला होता है, कार्बोलिक अम्ल। और C6H5OH को क्या कहते हैं? कार्बोलिक अम्ल। कार्बोलिक अम्ल का नाम जो है फिनॉल भी है, फिनॉल भी है। ओ सॉरी, कार्बोलिक, हाँ तब H2CO3 को ही कहते हैं। अच्छा, कार्बोलिक ही है, कार्बोलिक अम्ल H2CO3। नेक्स्ट, कार्बोलिक, एक मिनट गड़बड़ा रहे हैं, समझे? H2CO3 को, हाँ अगला प्रश्न में तो दे दिया है। कार्बोलिक अम्ल जो है फिनॉल को ही कहा जाता है, इसको शायद कहा जाता है कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। अब सही करिए, कार्बोनिक एसिड, इसको लिख लीजिए अच्छा से, मिस्टेक होता है बार बार। कार्बोनिक अम्ल ये सोडा पे में पाया जाता है, जो सीधा समझिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं, H2CO3, और ये है कार्बोलिक अम्ल। तो कार्बोलिक मिस्टेक ना हो, देखिए अभी हो गया, तो इसको सही से एकदम याद रखिए। एक रूम लेना है पटना में, कोई रास्ता बताइए। ओके, आइए ना, हमारे रूम में तो बगल में देखे टॉयलेट लगा हुआ था, पूरा पटना में टॉयलेट लगा हुआ। आ जाइए, जहाँ रूम चाहिए वही मिलेगा। कार्बोलिक अम्ल का प्रचलित नाम क्या है? कार्बोलिक अम्ल का प्रचलित नाम है फिनॉल। फिनॉल यानी C6H5OH। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में कौन सा दवा पाया जाता है? चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। अब फॉर्मिक अम्ल का आईपीएक नेम मेथेनोइक अम्ल, HCOOH, कार्बोक्सिलिक। फॉर्मिक अम्ल प्रचलित नाम है, आईपीएक नेम क्या है दोस्तों? मिथेनोइक अम्ल। आईपीएक नेम क्या है? मिथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट, सिरके में एसिटिक अम्ल यानी कि एथेनोइक अम्ल। आईपीएक नेम क्या है?
नोइक अम्ल। नेक्स्ट, टमाटर सॉस में कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। दही का खट्टापन, लैक्टिक अम्ल। ये सब प्रश्न तो याद ही होगा सबको, क्योंकि एसिड बेस में भी ऐसे ऐसे प्रश्न थे। साइट्रिक अम्ल नींबू में, साइट्रिक अम्ल नींबू में। अंगूर में टार्टरिक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक अम्ल। इमली में, इमली में भी टार्टरिक अम्ल, इमली में भी टार्टरिक अम्ल। कपड़ों से दाग धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। हाँ, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल, फेरस ऑक्जेलेट। ठीक है ना। निगेटिव प्लेट बनाने में सोडियम ब्रोमाइड फेरस ऑक्जेलेट का इस्तेमाल होता है। अब तो निगेटिव का जमाना ही खत्म हो गया। निगेटिव वाला फोटोग्राफी किए हैं कि नहीं किए हैं कि करवाए हैं? अच्छा, फोटो पहले गांव में जब रहते थे उस समय एक के दो आदमी के पास रहता था, और उसको 3 बार बुलाने जाइए तब आएगा। 176। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग फेरस ऑक्जेलेट के रूप में होता है, फेरस ऑक्जेलेट के रूप में होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसका जी? कैल्शियम ऑक्जेलेट का, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। डॉक्टरों की राय की गुर्दा, गुर्दा मतलब किडनी, गुर्दे एवं गॉल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध, गोभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं इससे अब क्या होगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट का जमाव होगा, जो कि स्टोन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन। पौधे की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में रहते हैं, और वहीं कैल्शियम ऑक्जेलेट पौधे के उत्पाद होने से मानव के शरीर में पहुंचते हैं। विकल्प सही सम्मिलित नहीं है। कौन है जी? हाँ, ये यूरिया में कहाँ से? एसिटिक अम्ल किसके होगा? सिरका में। एसिटिक अम्ल किस में? सिरका में। एसिटिक अम्ल सिरका में। भोपाल गैस त्रासदी में मिसाइल आइसोसाइनेट, मिसाइल आइसो। आंसू गैस में क्लोरोएसिटाफिनोन, क्लोरोएसिटाफिनोन। अब ये सब का फार्मूला जो है ना बहुत बड़ा बड़ा लेंदी है, और इसलिए इस सब का फार्मूला आणविक सूत्र नहीं लिख रहे हैं, आप याद रखिए सीधे इसको। टमाटर की चटनी फलों का रस तथा अन्य खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए किसका? सोडियम बेंजोएट का, सोडियम बेंजोएट का प्रिजर्वेटिव के तौर पर। दवा बनाने में काम आते हैं बेंजोइक अम्ल, ताकि दवा बनाने में किस रूप में काम आते हैं? इस रूप में काम आते हैं कि दवा को लंबे समय तक बचाया जा सके। जैसे बहुत दवा का देखे होंगे एक्सपायरी डेट 1 साल है, तो 1 साल तक वो सुरक्षित कैसे है? तो उसमें उचित मात्रा में क्या मिला हुआ है? बेंजोइक अम्ल मिला हुआ है, जो उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखेगा। ठीक है ना। जैसे अभी आप पढ़े ना कि ये सब में प्रिजर्वेटिव के रूप में बेंजोएट है, तो दवाई को भी लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें बेंजोइक अम्ल की कुछ प्रतिशत मात्रा मिलाई जाती है। फूड प्रोसेसिंग में किसका इस्तेमाल होगा? बेंजोइक अम्ल का। किस रूप में? प्रिजर्वेटिव के तौर पर। किस रूप में? डीडीटी का पूरा नाम है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। अब इसका उपयोग निषेध है। ठीक है ना। खेती किसानी में होता था, मच्छर भगाने में भी इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसका उपयोग निषेध हो चुका है, क्योंकि इससे जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना। अगर हम कहीं डीडीटी छिड़क दे तो वह उसी रूप में वहाँ पर है, बारिश होगा, पूरा डीडीटी बहकर जलाशय में जाएगा, जो जलीय जीव के मौत के कारण बनेंगे। संयोग से बिच्छू बिटू नेटोल की पत्तियों को छू जाने पर जलन पैदा होती है। ये मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल यानी कि फॉर्मिक एसिड,
जो मधुमक्खी के डंक में रहता है वहीं इस बिच्छू बूटी के पत्ती में रहता है। हाँ, वैज्ञानिक नाम है निटॉल। फलों का मधुर स्वाद का कारण क्या है? फ्रक्टोज है। फलों के मधुर स्वाद का कारण फ्रक्टोज। बेंजीन की खोज निम्नलिखित किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। बेंजीन का खोज माइकल फैराडे। एक बार देखिए तो बेंजीन वाला कंपाउंड देखिए ना। जॉन डफलप याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा हमको। क्या है? फैराडे ना? हाँ, माइकल फैराडे। ठीक है, बेंजीन का खोज माइकल फैराडे। आइडोफॉर्म क्या है? फुर्तिरोधी। फुर्तिरोधी लिखिए अंग्रेजी में एंटी सेप्टिक। हिंदी में ऐसा वर्ड है कि समझ में नहीं आएगा, एंटीसेप्टिक। आइडोफॉर्म वही टिंचर आयोडीन देखे थे ना? टिंचर आयोडीन का नाम क्या है? आइडोफॉर्म। यानी इथाइल अल्कोहल और आयोडीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? आइडोफॉर्म कहते हैं। निम्नलिखित में कौन विस्फोटक नोबेल तेल है? टीएनजी। टीएनजी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन नोबेल तेल। निम्नलिखित में कौन एक विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल उर्वरक बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? उर्वरक बनाने में। बाकी सब जो विस्फोटक है। पोटेशियम क्लोरेट का इस्तेमाल बारूद बनाने में होता है। आरडीएक्स विस्फोटक का खोज किसने? हैनिंग ने। किसने किया था? हैनिंग ने। हैनिंग। निम्नलिखित में किस विस्फोटक को प्लास्टिक विस्फोटक कहते हैं? आरडीएक्स को। आरडीएक्स को ही प्लास्टिक विस्फोटक कहा जाता है। आरडीएक्स को ही प्लास्टिक विस्फोटक कहा जाता है। डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन के द्वारा तैयार किया जाता है। सही है। वर्तमान समय में डायनामाइट बनाने हेतु नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ये भी सही है, दोनों कथन सही है। पहले डायनामाइट जिसको अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था, तो डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन के द्वारा तैयार किया जाता है। वर्तमान समय में डायनामाइट बनाने हेतु नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। आरडीएक्स का याद रखिएगा, C3H6N6O6। C3H6N6O6 आरडीएक्स। आरडीएक्स विस्फोटक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भिन्न भिन्न देश में साइक्लोनाइट भी कहा जाता है, हेक्सोजेन भी कहा जाता है, T4 भी। आरडीएक्स को इन तीनों नाम से जाना जाता है। साइक्लोनाइट भी कहा जाता है, हेक्सोजेन भी कहा जाता है, T4 भी कहा जाता है। आरडीएक्स विस्फोटक से मुक्त होने वाली ऊष्मा की दर 1510 किलो कैलोरी प्रति केजी। 1 केजी विस्फोट से 1 केजी आरडीएक्स विस्फोट करेगा, 1510 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी। मोम क्या है? मोम दोस्तों क्या है? एल्डिहाइड है। मोम एक प्रकार का क्या है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है। एस्टर से तो पॉलिस्टर बनता है। मोम वही मधुमक्खी के छत्ते में जो मोम है वो क्या है? मतलब वो एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें कौन फंक्शनल ग्रुप है? CHO। मतलब वो एल्डिहाइड है। मतलब मोम जो है एक ऐसे उच्च अनुभार वाले कार्बनिक यौगिक है जिसमें फंक्शनल ग्रुप में क्या है? एल्डिहाइड। पैराफिन मोम पाया जाता है किससे? पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम से, जिसे वैसलीन सब बनाए जाते हैं। बहुलीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बहुलीकरण के संदर्भ में यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। बिल्कुल, एक ही दिशा में संपन्न होते। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अनुपरस्पर संयोग करते, ये गलत है। एक ही प्रकार के हजारों लाखों अणु जुड़ करके जब एक बड़े अणु की निर्माण करते हैं तो वही प्रक्रिया पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण कहलाता है। बहुलीकरण का उदाहरण है एसिटिलीन का बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड का ट्राईऑक्सेन, एसिटल्डिहाइड का पैराल्डिहाइड में। ये सभी के सभी प्रक्रिया क्या है? बहुलीकरण है। नेक्स्ट, बहुलक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? छोटे छोटे सरल अणु
नियमित तरीके से परस्पर संयुक्त होकर बहुलक का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है। छोटे छोटे अणु जिनसे बहुलक का निर्माण होता है उसे एकलक कहते हैं। ये भी सही है। बहुलक बनने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। ये भी सही है। बहुलक काफी निम्न आणविक द्रव्यमान नहीं, जब लाखों करोड़ों यौगिक जुड़ेगा तब निम्न आणविक द्रव्यमान होगा। उच्च बहुलक का अति उच्च अनुभार होता है। बहुलक का अति उच्च अनुभार होता है। ये गलत है। निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नायलॉन। नायलॉन कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। निम्नलिखित में कौन संश्लेषित बहुलक प्राकृतिक रबर के सदृश नियोप्रीन? नियोप्रीन। नियोप्रीन रबर को प्राप्त किया जाता है। नियोप्रीन को क्लोरोप्रीन से प्राप्त किया जाता है। यानी क्लोरोप्रीन के अणु आपस में जुड़ करके जब बृहद अणु बनाते हैं तब उसे नियोप्रीन कहते हैं। पहला औद्योगिक संश्लिष्ट रबर था मेथिल रबर। उद्योगों में बनाए जाने वाला जो पहला रबर था वो मेथिल रबर था। कौन रबर था? मेथिल रबर। नेक्स्ट, कौन बालक में एस्टर बंद होता है? एस्टर होता है टेरिलीन में। किसमें होता है? टेरिलीन। टेरिलीन वास्तव में पॉलिएस्टर ही है, यानी कि पॉलिएस्टर के एक किस्म है। कौन? टेरिलीन। तो टेरिलीन में कई एस्टर के अणु जुड़े होते हैं। एपेटिबिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डायमीन के संघनन से क्या बनता है? नायलॉन 6। नायलॉन। और इसे नायलॉन 6 इसलिए कहते हैं कि एपेटिबिक अम्ल में भी कार्बन के कितने परमाणु हैं और हेक्सामेथिलीन में भी कार्बन कितने परमाणु, यानी कि नायलॉन 6 दो कंपाउंड से मिलकर बनते हैं और दोनों कंपाउंड में कार्बन के छो अणु होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया है? नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 एपेटिबिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डायमीन के संघनन से बनते हैं और इसे 6 इसलिए कहा जाता है क्योंकि एपेटिबिक अम्ल में भी कार्बन के 6 परमाणु है और हेक्सामेथिलीन डायमीन में भी कार्बन के 6 परमाणु है। फिनॉल निम्नलिखित में किसके निर्माण में? बेकेलाइट। बेकेलाइट का निर्माण फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से होता है। बेकेलाइट का निर्माण फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से होता है। ऑर्लोन किसका बहुलक है? ऑर्लोन एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक है। ऑर्लोन एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक है, यानी यह एकलक है, मोनोमर है, ये पॉलीमर है। पीएमएमए बहुलक है। पीएमएमए बहुलक जो है मेथिल मेथिल एक्रिलेट का। मेथिल मेथिल एक्रेट का। पी फॉर पॉलीमर, पी फॉर पॉलीमर, मेथिल मेथिल एक्रिलेट। मेथिल मेथिल एक्रिलेट। तो मेथिल मेथिल एक्रिलेट अनुसूत्र तो बहुत बड़ा है, उसको छोड़ दीजिए इसका। मेथिल मेथिल एक्रिलेट, ठीक है, बहुलक है। इसका बहुलक है PMMA। पी फॉर पॉलीमर, MM मेथिल मेथिल, A फॉर एक्रिलेट। क्लियर? याद नहीं? अब भूलिएगा नहीं ना। चलिए, न चिपकने वाले भोजन बनाने वाले बर्तनों में किसका प्रयोग होता है? पॉलीटेट्राक्लोरोएथीन। टेफ्लॉन का होना है। टेफ्लॉन टेट्राक्लोरोएथीन का बनता है, यही है पॉलीटेट्राक्लोरोएथीन। नहीं, टेट्राक्लोरोफ्लोरो है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरो। टेफ्लॉन देखिए तो फ्लोरो का बहुलक है या क्लोरो का? फ्लोरो का बहुलक होगा। टेफ्लॉन पर ये लास्ट में बहुलक होगा। फ्लोरो है, टेफ्लॉन में फ्लोरो है, तब न चिपकने वाले, तब यहाँ पर होगा आपका क्या? पॉलीस्टाइरीन। न चिपकने वाले भोजन बनाने वाले बर्तन पर टेफ्लॉन परत का यूज होता है, लेकिन टेफ्लॉन नहीं है, तब इसका उत्तर पॉलीस्टाइरीन होगा। इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है? नायलॉन 6 का। नायलॉन 6 का कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम से नायलॉन 6 का निर्माण होता है। नेक्स्ट, टेरिलीन बनाई जाती है इथिलीन ग्लाइकोन और टेट्राथेलिक अम्ल से। टेरिलीन
इथिलीन ग्लाइकोल और टेट्राथेलिक अम्ल के द्वारा बनाया जाता है। ऑर्लोन किससे बनता है? ऑर्लोन बनता है एक्रिलोनाइट्राइल से। एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक है ऑर्लोन। शायद ये क्वेश्चन एक बार और हुआ है। नेक्स्ट, टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन है फ्लोरोकार्बन, यानी फ्लोरीन युक्त कार्बन अणुओं से इसका निर्माण होता है। क्लोरोएथीन के बहुलीकरण से पॉलीविनाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। क्लोरोएथीन के बहुलक से पॉलीविनाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नायलॉन। रेशम, ऊन, चमड़ा प्राकृतिक है, लेकिन नायलॉन नहीं है। नेक्स्ट, कौन एक बहुलक नहीं है? कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम मोनोमर है। कैप्रोलेक्टम मोनोमर है और इससे नायलॉन 6 का निर्माण होता है। नायलॉन 6 का निर्माण होता है। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की, बुलेट प्रूफ खिड़की, पॉलीकार्बोनेट, बुलेट प्रूफ कपड़ा, पॉलीकार्बोनेट। निम्नलिखित में किस बहुलक का उपयोग न चिपकने वाले कराई? टेफ्लॉन। यहां पर टेफ्लॉन होगा। एक जगह पॉलीस्टाइरीन भी उत्तर हुआ था। बेकेलाइट, फिनोल तथा बेकेलाइट तथा फिनोल किसका बहुलक है? प्रश्न में होना चाहिए बेकेलाइट तथा फिनोल से निर्माण। बेकेलाइट तथा, अच्छा नहीं, सही है, सही है। कोई बेकेलाइट, फिनोल तथा फॉर्मल डिहाइड का बहुलक है। सही है क्वेश्चन। बेकेलाइट, फिनोल तथा फॉर्मल डिहाइड का बहुलक है। बरसाती बनाए जाते हैं पॉलीकार्बोनेटस का। निम्नलिखित में किसके बहुलीकरण से पीवीसी बनता? विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड से। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण टेट्राफ्लोरोएथिलीन से होता है। टेट्राफ्लोरोएथीन के बहुलीकरण से ही टेफ्लॉन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग न चिपकने वाली बर्तन बनाने। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन था? नायलॉन था। प्रथम कृत्रिम रेशा कौन था? नायलॉन था। नायलॉन क्या है? नायलॉन पॉलीएमाइड रेशा है, यानी पॉलिएस्टर नहीं है, पॉलीएमाइड रेशा है। कृत्रिम रेशम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेयन। रेयन की प्रकृति कृत्रिम रेशम से। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रेशा? प्राकृतिक रेशा इसमें कौन है? रेशम है। लाह क्या है? लाह एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है। लाह क्या है? प्राकृतिक बहुलक है जो लाह कीट से बनता है। लाह कीट का नाम क्या है? लेसिफर। लेसिफर कीट से लाह उत्पन्न होता है। लाह भी रेशम की तरह कीटों से प्राप्त होता है। लाह का इस्तेमाल चूड़ियां बनाने में किया जाता है। हेक्सामिथिलीन डायमीन और एपेटिबिक एसिड के संगठन से प्राप्त पॉलीमर क्या है? नायलॉन 6। नायलॉन 6 के संश्लेषण में कौन सा एक लक? नायलॉन 6 में कैप्रोलेक्टम। नायलॉन 6 में कैप्रोलेक्टम। निम्नलिखित में कौन एक गैर सेल्यूलोसी रेशा है? यानी कि कौन ऐसा रेशा है जिसमें सेलुलोज नहीं है? तो ये तो नायलॉन है। नायलॉन है, नायलॉन है। नायलॉन कृत्रिम है, इसमें कोई सेलुलोजी रेशा नहीं होगा। निम्न में कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं है? तो पीवीसी। पीवीसी ये कृत्रिम रेशा है, और पीवीसी जो है यह कृत्रिम होने के कारण बायोडिग्रेडेबल नहीं है, अपघटित नहीं होता है। बाकी सेलुलोज, प्रोटीन, स्टार्च ये सब सजीवों से प्राप्त है बहुलक है। नायलॉन एक पॉलीएमाइड रेशा है, बिल्कुल। टेरिलिन पॉलिएस्टर है। दोनों कथन क्या है? एस्टर ग्रुप से बना तो पॉलिएस्टर, और वैसे बना तो पॉलीएमाइड। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उच्च बहुलक है, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन ईंधन के तौर पर यूज होते हैं। ठीक है ना? कौन सा प्लास्टिक खाने के खाद्य पदार्थों को पैक करने में? तो पॉलीएथिलीन। अब तो एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीथीन तथा पीवीसी क्या है? पॉलीथीन तथा पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है। क्या है?
ऐसे प्लास्टिक जो जितनी बार गर्म करे उतनी बार मुलायम होगा तो उसे क्या कहते हैं? ऐसा प्लास्टिक जो जितनी बार गर्म करे उतनी बार मुलायम होगा। तो हम जो पॉलीथीन इस्तेमाल करते हैं वो थर्मोप्लास्टिक है। आप यूज करते हैं, फेंक देते हैं, और फिर उसको जमा करके फिर उसको पिघला करके और फिर उसी शेप में डालकर यूज कर लिया जाता है। यानी कि एक प्लास्टिक को हम बार बार पिघला के अब बार बार पुनः प्लास्टिक के रूप में डाल सकते हैं। एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसको आप एक बार गरमा लीजिए, मुलायम हो गया, आवश्यकता अनुसार जो बनाना है बना लीजिए, उसके बाद कभी भी गरमाने पर मुलायम नहीं। बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बिजली बोर्ड में जो व्हाइट व्हाइट प्रोडक्ट होते हैं वो बेकेलाइट है। हो गया? चलिए, एथिलीन अणु की आकृति जा कहाँ देखे, चेक करिएगा आप खुद से। चलिए दोस्तों, खत्म हो गया। अब ईंधन है, ईंधन में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप पढ़िएगा ईंधन को। ओ यहाँ दिया हो तब तो सही है, सही है। एक मिनट देखे कितना था। एट्टी 81 का जो है ना डी होगा, सही कर लीजिएगा। 81 का डी होगा, डी। 214 में दिक्कत है, 214 का बी ही होगा। अच्छा देख लेते 214 को, अभी क्लियर नहीं करेंगे। अरे 81 का डी होगा, पढ़िए डी में क्या है। हाँ समतलीय चपटी, उसका समतलीय लिखाए थे ना, समतलीय चपटी होगा। नोट में दिया हुआ है इथिलीन के बारे में। क्लियर?